आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं तबरेज़ मंसूरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है बिंदास बोलो। हमेशा की तरह इस बार भी मैं एक नई और अद्भुत कहानी के साथ में आपके सामने पेश हुआ हूं। ये कहानी है इंदौर की। इंदौर में एक शहर है, एक जगह है, उस जगह का नाम है कुलकर्णी भट्टा। कुलकर्णी भट्टा में एक गटर होता है, गटर की साफ़ सफाई का काम चालू हुआ। वो चेंबर को खोदा गया। वो चेंबर में से दो पैर मिले, एक इंसान के दो पैर मिले जो घुटनों के नीचे के हिस्से के थे। घुटनों के नीचे से शुरू होते थे वो, और पंजों तक पूरे पैर, पूरा घुटने के नीचे का पूरा एक सिस्टम पैर था। अब वो पैर मिलने के बाद में पुलिस वहाँ पर हलचल में आई, और जो गटर खोदने वाले थे वो लोग बहुत ज़्यादा डर गए खोदते समय। जब उनको ये पैर मिला वो चेंबर के अंदर से, गटर के चेंबर के अंदर से, उन लोगों ने पब्लिक को जमा किया। पब्लिक ने पुलिस को बुलाया, पुलिस वहाँ पर पहुँची। पुलिस ने पहुँचने के बाद में वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई पुलिस ने तलाश की, और बहुत ज़ोरों शोरों में तलाश जारी की पुलिस ने। ये 2020 की बात है, आज ये 2023 चल रहा है, यानी दो तीन साल पहले की ही बात है। पुलिस ने बहुत छानबीन की, इंदौर पुलिस ने, पर अफसोस कि कुछ हाथ नहीं आया पुलिस को, और पुलिस को यहाँ पर ये अपनी छानबीन को रोक देना पड़ा, क्योंकि कुछ एविडेंस ही नहीं मिल रहा था उसका। इसलिए पुलिस ने अपनी छानबीन को रोक दी। रोकने के कुछ समय बाद अचानक उसी इंदौर में ही एक दूसरी जगह, यानी जो पुलिस स्टेशन की हद में ये पैर मिले उसकी बाजू की पुलिस स्टेशन में एक रोड की खुदाई का काम चल रहा था। अब रोड की खुदाई के काम चलने में रोड को जो वसीकरण बड़ा करते हैं, रोड को बड़ा करने के लिए जगह जो तोड़ फोड़ करते हैं, खोद कर बनाते हैं, वो काम चल रहा था। तो वो खोदने में मज़दूरों को कोई एक शव मिला, इंसानी शव। अब वो मज़दूर उसको देखकर बहुत घबरा गए। मज़दूरों ने भी पुलिस को बुलाया, पुलिस पब्लिक को बुलाया, पब्लिक ने पुलिस को बुलाया। अब पुलिस ने वहाँ पर कार्रवाई शुरू की, इंदौर पुलिस ने। पर अब एक शव मिलने से सिर्फ इंसान का ये पता नहीं चल सकता है कि ये कहाँ से ताल्लुक़ रखता है, ये कौन है ये इंसान। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करने के लिए फॉरेंसिक लैब में दिया। फॉरेंसिक लैब में पता चला कि ये किसी फीमेल का, यानी किसी औरत का ये जिस्म है। और पुलिस ने फिर फॉरेंसिक वालों से पूछा कि इसकी उम्र का कुछ अंदाज़ा बताओ, और भी कुछ इसके बारे में बताओ। तो फॉरेंसिक लैब वालों ने बताया कि इसकी उम्र लगभग 25 से 30 साल के बीच में, और ये एक लेडी, यानी एक फीमेल, एक औरत का जिस्म है ये। अब वो जिस्म को, वो पैर जो मिला था गटर की खुदाई के समय, गटर को साफ़ करने के समय जो चेंबर में से मिला था, वो पैर को और ये जिस्म को मिलाया गया। तो पता चला कि ये पैर उसी जिस्म का एक हिस्सा है। अब पुलिस ने बहुत इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, और उस टाइम पे काफ़ी अखबारों में, काफ़ी न्यूज़ में, हर जगह ये न्यूज़ चलने लग गई। पुलिस के ऊपर भी अच्छा खासा प्रेशर बना। पुलिस ने बहुत तलाश करने के बाद में पुलिस के कुछ भी हाथ नहीं आया। पुलिस ने ये केस उठा के वहाँ की क्राइम ब्रांच को दे दी, यानी लोकल पुलिस ने क्राइम ब्रांच को दे दी। अब क्राइम ब्रांच ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। क्राइम ब्रांच ने वहाँ पर जितने भी आसपास पुलिस स्टेशन थे, उन पुलिस स्टेशन में कोई 25 से 30 साल के बीच में कोई लेडी मिसिंग है क्या, ये ढूंढना चालू किया सबसे पहले। तब पता चला कि वहाँ पर पास ही में एक पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर एक रिपोर्ट लिखी गई थी 2020 में, 14 मई 2020 में एक रिपोर्ट लिखी गई थी। अर्चना डाबर नाम था उसका। अर्चना डाबर के नाम से मिसिंग कंप्लेंट थी, जिसकी उम्र तकरीबन 20 से 25 साल की ही थी। अब उस समय जब मिसिंग कंप्लेंट फाइल की गई थी, उस समय शायद पुलिस ने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वैसे भी नॉर्मली पुलिस इस तरह की, जो एक यंग लड़की की अगर मिसिंग रिपोर्ट आती है तो पुलिस के दिमाग में वो एक ही चीज़ आती है कि वो शायद किसी के प्रेमी के साथ में भाग गई होगी, शायद यही उनके दिमाग में आता है। इसके लिए पुलिस बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है, नॉर्मली ऐसा होता है। तो ठीक इसी तरह इस मामले में भी यही हुआ कि पुलिस ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, और ये मामला 2020 में
ख़त्म हो गया था, यानी एक मिसिंग रिपोर्ट लिख के पुलिस ने छोड़ दी थी। अब ये पता चला कि ये बॉडी को पुलिस क्राइम ब्रांच वाले इसी से मैच करने लगे, यानी उनको ये डाउट था कि ये शायद ये अर्चना डाबर की ही डेड बॉडी है। अब अर्चना डाबर के घर पे गई पुलिस ने वहाँ पर जो लोकल पुलिस स्टेशन में जो एड्रेस लिखा था अर्चना डाबर का, वहाँ पर उसके घर पे गई। उसके घर पे जाने के बाद में उसके पिता से मुलाकात हुई। पिता का नाम था घनश्याम डाबर से मुलाकात हुई। अब घनश्याम डाबर जो थे उन्होंने बताया कि हाँ मेरी बेटी मिस हुई थी 14 मई 2020 को मैंने रिपोर्ट लिखाया था, पर वो मिस हो गई थी 9 तारीख को, यानी उससे कुछ दिन पहले 9 तारीख को 9 मई 2020 को ये गुम हो गई थी। मगर हम लोगों ने इसलिए उसका रिपोर्ट नहीं लिखा है क्योंकि हम लोगों को ऐसा लगा था कि शायद वो किसी दोस्त के यहाँ गई होगी, किसी फ्रेंड के यहाँ गई होगी या किसी रिश्तेदार के यहाँ पर गई होगी, वो 1-2 दिन में लौट कर आ जाएगी, इसलिए हम लोगों ने 4-6 दिन लेट किया कंप्लेन लिखाने में। खैर, अब पुलिस को ये बहुत ज़्यादा यकीन हो गया कि ये जो डेड बॉडी मिली है ये डेड बॉडी अर्चना डाबर की है। अब अर्चना डाबर के बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। वो क्या करती थी, किससे मिलती थी, कहाँ आती थी, कहाँ जाती थी, सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। पुलिस ने उसके दोस्तों से, उसके पड़ोसियों से जानकारी हासिल करने की कोशिश की। अब पुलिस को जानकारी हासिल करने में एक नाम पुलिस के सामने आया और वो नाम था विशाल प्रजापति उसका बॉयफ्रेंड था, ऐसा कहा जा रहा था। अर्चना डाबर का बॉयफ्रेंड था विशाल प्रजापति को पुलिस ने ढूंढने की कोशिश की, पर विशाल प्रजापति कहीं पर भी नहीं मिला। अब नहीं मिला ये सोचकर पुलिस इन्वेस्टिगेशन को बंद नहीं कर सकती थी। पुलिस ने उस वक्त, जिस वक्त ये मर्डर हुआ होगा, पुलिस ने अंदाज़तन जिस वक्त ये मर्डर हुआ उस वक्त का वहाँ पर CDR निकाला, मोबाइल के टावर को लोकेट किया। अर्चना का जो मोबाइल था उस पे लास्ट बात किसकी हुई, कितने देर हुई, वो नाम आया विशाल प्रजापति का। विशाल प्रजापति से बहुत देर तक अर्चना की बात हुई थी उस रोज़ जिस दिन उसका मर्डर हुआ था। और पुलिस ने और ज़्यादा उसको खोदा, और ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन किया उसके मोबाइल के टावर को। तो मोबाइल के टावर से 2 पुलिस को नंबर दिखाई दिए, मोबाइल नंबर जो पुलिस के शक के दायरे में आए। वो नंबर को पुलिस ने फॉलो शुरू किया। अब फॉलोअप करते करते पुलिस ने उसमें से एक को गिरफ्तार किया। वो एक को गिरफ्तार किया पुलिस ने, और उसका नाम था सत्यानारायण उर्फ सत्या भाई को पुलिस ने अरेस्ट किया, हिरासत में लिया उसने। और जो दूसरा नंबर था वो नंबर था शिव नारायण उर्फ शिवा। इन दोनों को पुलिस ने अरेस्ट किया। पुलिस ने पूछताछ की, इन लोगों ने बहुत घुमाया मामले को, और बहुत घुमाते पुलिस ने जब डंडे की भाषा में आई तो डंडे की भाषा वो लोग बराबर समझ गए और उन लोगों ने बताना शुरू किया। और ये दोनों आरोपियों ने बताया कि हम लोग तो मोहरे हैं, मेन मास्टरमाइंड तो विशाल प्रजापति है। विशाल प्रजापति ने हमको इसका मर्डर करने के लिए बुलाया था। फिर उन लोगों ने बताया कि एक्चुअल में हुआ यूं कि जिस दिन 9 तारीख को 9 मई 2020 को जब अर्चना को विशाल का और अर्चना का अच्छा खासा अफेयर चल रहा था, और विशाल पहले से शादीशुदा था, और विशाल की पत्नी को ये चीज़ पता चल गई थी कि विशाल का किसी औरत के साथ में, किसी अर्चना नाम की एक महिला के साथ में उसका कुछ अफेयर चल रहा है बाहर। तो विशाल की पत्नी रोज़ झगड़ा करने लगी, और उसके घर में एक झगड़े का और इरिटेशन का माहौल जैसा उसके घर में क्रिएट हो गया था। विशाल उससे परेशान हो गया था, फ्रस्ट्रेट हो गया था, वो इन सारी चीज़ों से बाहर निकलना चाहता था। उसने एक दिन ये प्लान बनाया और ये दो दोस्तों को इन्वॉल्व किया,
और उसने ये प्लान बनाया। प्लान के तहत इसने उस दिन अर्चना डाबर को बुलाया मिलने के लिए। नॉर्मली अर्चना डाबर को ज़रा सा भी दूर दूर तक कोई शक नहीं था कि उसके साथ में क्या होने वाला है। जैसे वो लोग नॉर्मल मिलते थे वैसे ही वो नॉर्मली उसको बुलाया। और यहाँ पर एक तो विशाल की औरत उससे झगड़ा कर रही थी, विशाल प्रजापति की, प्लस ये अर्चना भी उसको ज़ोर दे रही थी शादी के लिए। हाँ, मगर अर्चना को ये पता नहीं था कि वो ऑलरेडी शादीशुदा है, मगर वो शादीशुदा था। ऐसा ये 2 आरोपी ने बताया जो लोग अरेस्ट हुए थे। अब उसने क्या करा, विशाल ने इसको मिलने के लिए बुलाया और बुलाकर उसका गला घोट दिया गाड़ी में बिठाकर उसका गला घोट के उसका मर्डर कर दिया। मर गई वो। मरने के बाद में वो अकेला इस शव को, यानी अर्चना के शव को वो अकेला दफना नहीं पा रहा था, गार्ड नहीं पा रहा था या कोई बंदोबस्त नहीं कर पा रहा था उसका, तो इसलिए उसने क्या करा, इनको बुलाया। ये दो जो इसके साथ में जो पार्टनर्स थे, इसके जो नंबरकारी थे, जिन लोगों की सहायता, सत्या और शिवा, जिनकी सहायता से उसने ये पूरा चीज़ को अंजाम दिया, ये दोनों को वहाँ पर उसने बुलाकर इन लोगों ने पहले सोचे कि उसके टुकड़े कर देंगे। टुकड़े करने के हिसाब से इन लोगों ने पैर के नीचे का हिस्सा काटा, मगर फिर इनको ऐसा लगा कि ये अगर हम लोग करने जाएंगे तो इसमें बहुत समय लगेगा, बहुत वक्त लग जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। इन लोगों ने क्या किया, उसके पैर तो काट चुके थे ये लोग। इन लोगों ने वो पैर के हिस्से को घाई में जल्दी में एक गटर के चेंबर को खोलकर उसके अंदर डाल दिया और जो बॉडी थी, बॉडी को कहीं दूसरी जगह पर लेके जाकर गाड़ी से लेके गए और दफना दिए इन लोगों ने। दफनाने के बाद में उसके ऊपर बहुत सारा नमक डाले इन लोगों ने मार्केट से ख़रीद कर। नमक इसलिए डाला गया ताकि उसका जो शव है वो बहुत जल्द से जल्द पिघल जाए, गल के पानी हो जाए और वो शव न रहे, ख़त्म हो जाए, डिज़ोल्व हो जाए। ये सोचकर उन लोगों ने उसकी कब्र के अंदर, जहाँ पर उन लोगों ने उसको गाड़ा खड्डे के अंदर, उन लोगों ने नमक डाला। नमक डालने के बाद में उसको गाड़ दिया। और ये इत्तेफाक की बात है, बहुत इत्तेफाक की बात है कि वहाँ पर रोड का वसीकरण का काम चल रहा था, रोड को बड़ा करने का काम चल रहा था। इसलिए गवर्नमेंट के सर्वेंट ने वहाँ पर खुदाई की। खुदाई में अर्चना की डेड बॉडी मिल गई। उसका डेड बॉडी तो नहीं बोल सकते उसको, उसका जो कंकाल मिला, उसके जिस्म की हड्डियाँ मिली, कंकाल मिला। और वहाँ पर गटर के चैम्बर में से उसके पैर मिले। इन सारी चीज़ों को लेकर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में पुलिस ने सत्यनारायण और शिव नंदन को अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद में इन लोगों ने अपना सारा जुर्म को कबूल किया और इन लोगों ने बताया कि विशाल प्रजापति ने उसका मर्डर इसलिए किया था क्योंकि वो ये जो घरेलू जो उसके साथ में हो रहा था टॉर्चर उसके दिमाग में, उसकी वाइफ एक तरफ से झगड़ा कर रही थी और ये अर्चना भी उसको शादी के लिए फोर्स कर रही थी। उसकी वाइफ बोल रही थी कि ऐसा कैसे तुमने मेरे से बिना पूछे शादी कर लिया, दूसरी शादी करने का तुमको क्या अधिकार है। ये सारी चीज़ों को लेकर रोज़ का झगड़े को वो बिल्कुल भी ख़त्म कर देना चाहता था। ये सारे झगड़ों से निकल जाना चाहता था वो, इसलिए ये इस वारदात को अंजाम दिया गया। मेरा ये पर्सनली ये थिंकिंग है, मेरा ये सोचना है कि देखिए, हर चीज़ मारने से या मार देने से या गाली गलौज से या झगड़े से या लफड़े से, ये सारी चीज़ों से हल नहीं होती है हर चीज़। काफ़ी सारे मामले नहीं, काफ़ी नहीं, मैं तो बोलता हूँ हर मामले को बैठकर बात करके सुलझाया जा सकता है। इस मामले को भी बैठकर बात कर कहीं ना कहीं सुलझाया जा सकता था। विशाल प्रजापति ने ये जो डिसीज़न लिया ये गलत डिसीज़न था और उसको ये नहीं करके अर्चना के साथ में बैठकर बात करना चाहिए था, उसको समझाना चाहिए था, शायद कोई रास्ता निकल आता। और एक इसमें बहुत अफसोस की ये भी बात है कि विशाल प्रजापति आज तक का अरेस्ट नहीं हुआ है। एज़ पर इंफॉर्मेशन अब तक वो अरेस्ट नहीं हुआ है। बाकी जो 2 लोग थे उसके साथ में, उन लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, वो लोग अरेस्ट है। सत्यनारायण और शिव नंदन, ये दोनों अरेस्ट है और अभी इनका केस चल रहा है अंडर ट्रायल में। अभी तक इनको कोर्ट ने कोई भी
सज़ा नहीं सुनाई है। आगे देखते हैं क्या होता है। तो अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया, आपको ऐसा लगा कि आपको कोई ना कोई चीज़ का एक नया ज्ञान मिला या आपका अच्छा टाइम, आपको एक अच्छी चीज़ सुनने मिली, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे एक नई और अद्भुत कहानी के साथ में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल।